अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सॉलिड स्टेट का, जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये। क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल आपस में जुड़े हुए हैं। क्या मतलब है, देखिए। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? सच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या फिर मोलिक्यूल्स हो, किसके अंदर? क्रिस्टल्स के, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बना है, वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं क्रिस्टल में, उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है, जिस ढंग से वो रखे हुए हैं, उस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। राइट। यूनिट सेल क्या है? अभी मैं विद एग्जांपल समझाऊंगी आपको सब चीज़ें। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वो 3 डायमेंशनल पोर्शन है पूरे स्पेस लैटिस का, जिसको रिपीट किया जाए ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखिए। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो छोटे से छोटा 3 डायमेंशनल पोर्शन है पूरे स्पेस लैटिस का, जिसको अगर हम रिपीट करें बार बार डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उससे पूरा एक कंप्लीट स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो वो उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है यूनिट सेल। क्या मतलब? देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम है, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में 2 चीज़ें हैं। ये जो पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशंस क्या होती हैं बेटा? ऐसे ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी ये है। इसी के अंदर ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, आपको देख पा रहे हैं? इसी के अंदर सारा ये है। अब ये जो बना हुआ है पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, और उसका ये छोटे सा हिस्सा, कौन सा है छोटा हिस्सा? ये वाला छोटा हिस्सा, जो कौन सा हिस्सा बता रही हूँ मैं? जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट सेल। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। जैसे कि मैंने आपको ये वाला बना के दिखा रखा है, पिंक वाला, इसे हम कहते हैं यूनिट सेल। राइट। ये स्टूडेंट, तो मैं क्या बता रही थी, ये जो आपका पिंक वाला पार्ट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? दिस इज यूनिट सेल। ये एक छोटी यूनिट सेल है। जैसे बेटा हमारे घर में एक दीवार है, उस दीवार को बनाने वाली सिंगल यूनिट कौन है? ईंट। ईंट के ऊपर ईंट ऐसे रखी जाती है, तो ईंट तो हो गई आपकी एक किस्म से यूनिट सेल, और पूरी दीवार क्या हो गई आपकी? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, यानी यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये पिंक वाला वो छोटा सा हिस्सा है, जिसको अगर हम बार बार रिपीट करते जाएं तो पूरा ये बड़े वाला स्पेस लैटिस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया आपको दीवार का। अब आप पूछोगे मैम ये क्या है, काले काले पॉइंट्स क्या हैं? तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। पोजीशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, चाहे वो एटम है, आयन या मॉलिक्यूल, क्रिस्टल लैटिस में, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये सारे ब्लैक ब्लैक क्या हैं? लैटिस पॉइंट हैं। यानी ये सारे एटम्स हैं जिनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो पार्टिकल, ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल, ये सारे जो हैं जिस जगह पे पड़े हैं, जिनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, कि वो वहाँ पर रखा गया है, उस पॉइंट पे, उस जगह का नाम हो गया आपका लैटिस पॉइंट। क्लियर? दूसरी बात, ये जो लैटिस पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन किया गया है बाय स्ट्रेट लाइन से, ताकि टू ब्रिंग अबाउट शेप ऑफ लैटिस। आप कहोगे मैडम इन लैटिस पॉइंट को जोड़ा क्यों है? आपने देखा ये जो सारे काले काले पॉइंट हैं, इन काले काले पॉइंट को आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये देखो, ये सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। काला पॉइंट है, ये भी है, ये भी, इनको हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है। अगर हम ना जोड़ें तो इनकी कोई शेप ही निकल के नहीं आएगी, इसीलिए इसे हमें क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हम स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ताकि उसकी एक कोई शेप नज़र आने लगे। राइट।
अब बात आती है इस यूनिट सेल की। अब मैंने आपको दो टर्म बताई हैं बेटा, एक है ये पूरा क्रिस्टल लैटिस और ये है यूनिट सेल। हमने जो पढ़ना है डिटेल में वो सारा पढ़ना है यूनिट सेल। अब आप समझिए यूनिट सेल क्या है। ये मैंने आपकी यूनिट सेल बना के दिखाई है, दिस वन यूनिट सेल। मैं आपको यहाँ पर प्लेन पेज पे बना के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको ये आपकी एक यूनिट सेल बनाने जा रही हूँ मैं, दिस वन। आपकी मर्ज़ी आप कितनी बड़ी बनाते हैं कितनी छोटी। तो ध्यान से समझिए, इस यूनिट सेल में ये आपकी एक यूनिट सेल है, ठीक है। इस यूनिट सेल में क्या क्या होता है पहले उसको समझे। ये यूनिट सेल में ये पॉइंट पे मैं क्या बना रही हूँ, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल मैं मान रही हूँ, मैं एटम रख रही हूँ जिनको मैंने गोल पॉइंट से दिखाया है। इसको बोलते हैं LP, लैटिस पॉइंट, राइट। कितने कॉर्नर हैं, 8। आप कहोगे मैडम क्यूब में 8 कॉर्नर कैसे हैं, तो आप इमेजिन करो, आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो रूम है, रूम में बैठे हैं, तो आपके रूम के ऊपर एक छत है, उस छत के 4 कॉर्नर्स हैं, है ना, बिल्कुल 4 कॉर्नर्स। ऐसे ही जहाँ आपके पैर हैं, फर्श है, ज़मीन है, जहाँ आपके पैर हैं उसके भी 4 कॉर्नर हैं। तो ये टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8, ठीक है। इमेजिन कर लिया आपने कि एक रूम में बैठे हैं, ऊपर छत के 4 कॉर्नर, नीचे फर्श के 4 कॉर्नर, तो ये हमारे 8 तो हो गए कॉर्नर किसके, एक क्यूब के, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट सेल, ठीक। अब यूनिट सेल में कितनी एजेस होती हैं, यानी कितनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है। ध्यान से देखो, मैं बना रही हूँ, ये है आपकी 1, ये है आपकी 2 और ये है आपकी 3, हैं ये 1 2 3, यानी ABC, 3 एजेस हो गए, 3 आपकी लेंथ हो गई, डायमेंशन हो गई, 3 आपकी लेंथ है किसी भी कमरे की। आप अपने कमरे को देखिए, जहाँ बैठे हैं उस कमरे में 3 जा रही हैं लाइनें। कॉर्नर को देखो, एक कॉर्नर पे एक जा रहा है ऊपर, हाइट, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ, 3 हो गई ABC, राइट। और तीनों का ही एंगल क्या है, यहाँ पर तीनों डायमेंशंस बराबर है, क्यूब की तीनों बराबर होती हैं ABC, और सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। अभी हम इनको एंगल भी बताएंगे कि किसको मैं A मान रही हूँ, किसको B मान रही हूँ, इसको C मान रही हूँ। तो AB के बीच के एंगल का नाम देंगे, BC, A और C के बीच का देंगे, और B और C के एंगल का देंगे, और सारे एंगल होंगे 90 डिग्री। हम एंगल कौन सा देंगे नाम, अल्फ़ा, बीटा और गामा। जैसे आपका रूम है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, रूम में 3 आपकी एजेस हैं, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखिए मैंने यही यहाँ पर एक ड्रॉ किया है कि यूनिट सेल को समझाने के लिए, दिस वन। ये देखो आपको याद करने के लिए बताए हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट सेल के क्या पैरामीटर्स हैं। हम कहते हैं कि एक यूनिट सेल के पैरामीटर हैं 6। कौन से पैरामीटर हैं, 3 तो उसकी क्या होंगी, डायमेंशन, कौन सी, A, इसको मानना है B और इसको मानना है C। देख रहे हैं, मैंने आपका यहाँ मेंशन कर रखा है अलग से यूनिट सेल बनाकर, ABC। अब आप देखो मैंने ये लिख रखा है AC के सामने लिखा है बीटा, या आपके याद करने के लिए लिखा है बेटा मैंने कि AC के बीच के एंगल को आप क्या मानेंगे, बीटा, फिक्स है ये। और AB के बीच के एंगल को क्या मानोगे, ये रहा AB के बीच के गामा। अब क्या बच गया, BA के बीच का क्या मानोगे, अल्फ़ा, राइट। कौन से बीटा, गामा, अल्फ़ा, यही मैंने लिखे हैं। देखिए ध्यान से, AC के बीच वाले को मैं क्या लिख रही हूँ, बीटा, तो आपको मैंने याद करने के लिए लिखा AC के बीच में बीटा होगा। AB के बीच में ये है AB, इसके बीच में गामा, क्या होगा आपका ये, गामा, ठीक है। ये स्टूडेंट, AC के बीच में एंगल कौन सा बताया मैंने, बीटा, और AB के बीच में ये आपका है AB, इसके बीच में गामा, और ये BC के बीच में अल्फ़ा। तो आपने ये याद रखने हैं। तो 3 आपकी लेंथ हो गई और 3 आपके क्या हो गए, एंगल। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हो गया, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, उसको बनाने वाली यूनिट का नाम क्या है, यूनिट सेल। जैसे ईंट पूरी दीवार को बनाती है वो यूनिट सेल हो गए। तो अब हमने बताना है इसके पैरामीटर्स क्या हैं। पहले इसकी डायमेंशन, लेंथ, 3 एजेस, कौन सी, A, B और C। दूसरा, एंगल बिटवीन एजेस, कौन कौन से एंगल हैं एजेस के बीच में, अल्फ़ा एंगल है आपका, अल्फ़ा एंगल क्या पर है आपका, अल्फ़ा बिटवीन एजेस B and C।
बीटा बिटवीन ए सी एंड गामा बिटवीन एजेस ए एंड बी। ये मैंने आपको बता दिया। तो क्रक्स में आपको बेटा ये देना है कि आपका मेन अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का आ जाए, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, आप लिखेंगे यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। कौन से 6 पैरामीटर हैं? एक्सियल लेंथ ए बी सी, 3 ये हो गए, और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया कि एक यूनिट सेल में 6 चीज़ें होती हैं। एक्सियल लेंथ जो एक्सिस की लेंथ है ए बी सी, 3 तो वो हो गए, और एक्सियल एंगल कितने हो गए? अल्फा बीटा एंड गामा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी तक जो हमने स्टार्ट किया कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या है, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, और उसको बनाने वाला सबसे छोटा 3D पार्ट है यूनिट सेल। और यूनिट सेल में क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं। एटम्स को कॉर्नर्स पे रखा जाता है, उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने से शेप बन जाती है। और यूनिट सेल के पैरामीटर क्या हैं? 6। राइट। अब हमारा अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड कि आपने एक यूनिट सेल पढ़ी है, तो टोटल यूनिट सेल जो हमारे पाई जाती हैं, टोटल यूनिट सेल जो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, वो 7 टाइप की होती हैं। ध्यान से देखिएगा 7 टाइप कौन कौन सी हैं। पहली क्यूबिक, दूसरी टेट्रागोनल, तीसरी ऑर्थो रोम्बिक, फोर्थ हेक्सागोनल, फिफ्थ रोम्बोहेड्रल या उसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, सिक्स्थ मोनोक्लिनिक, और 7वीं ट्राइक्लिनिक। ये 7 हमारी क्या है? यूनिट सेल। अब इन 7 यूनिट सेल को याद करने के लिए हमने एक टेबल बना ली सिंपल, ताकि हमारे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। तो आपने क्या करना है? इन दोनों का, किसका? टेट्रा और जिसका पूछा है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे आना। तो मैंने आपको क्या बताई हैं? आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनकी लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है या एज लेंथ है, वो क्या है? बराबर है कि नहीं। इनके एंगल कैसे होते हैं, और इनके एग्जाम्पल। ये जो मैंने लिखा है पॉसिबल वेरिएशन का मतलब कि ये, जैसे पहली टाइप है क्यूबिक, क्यूबिक के 3 पॉसिबल तरीके हैं रहने के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। यानी वो 3 तरीक़ों से 3 शेप्स में पाई जाती है। कौन? क्यूबिक। ठीक है। टेट्रागोनल 2 में पाई जाती है, ऑर्थोगोनल फिर 3 में पाई जाती है, हेक्सागोनल 1 में। तो ये सारी इसकी वेरिएशन बताई हैं, यानी ये इसकी अलग अलग फॉर्म है कि हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करनी है बच्चे? पहली क्यूबिक करनी है। हमारे पास क्यूबिक डिटेल में है ये वाली टाइप, इनको हमने नहीं करना, लेकिन इस वाले पॉइंट को। तो बाकी ये पॉइंट और ये तो करने ही हैं। तो अब हम चलते हैं, पहला बहुत ईजी है, क्यूबिक। क्यूबिक में अगर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? इसको आप बोल्ड करके देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ। क्यूबिक की जो लेंथ होती है ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों लेंथ क्या होती हैं बेटा? बराबर। और तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? क्यूबिक कौन से पाए जाते हैं? आपने एग्जाम्पल देने हैं। एक है NaCl, दूसरा जिंक ब्लेड, कॉपर, KCl, डायमंड एट्सेट्रा। जिसको जो याद होते हैं वो 2-3 याद कर लेगा। राइट। नेक्स्ट आती है दूसरी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है? A बराबर B, 2 एज लेंथ बराबर होती हैं, लेकिन B और C बराबर नहीं होती। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती होगी, लेकिन हाइट बराबर नहीं है। हाइट क्या मतलब समझती हो? जैसे ये है, ये आपकी क्या लेंथ है, ये ब्रेड्थ आ रही है सिर्फ दीवार का कोना, और आपकी जो ऊपर हाइट है ये अलग है। गॉट इट? तो आप क्यूब की, हम क्यूब बनाएं तो क्यूब बना के हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो लेंथ बराबर हैं, लेकिन उसकी तीसरी वाली बराबर नहीं है, तो वो क्यूब नहीं होगी। वो कौन सी टाइप की होगी? टेट्रागोनल। उसको क्यूब नहीं कहेंगे। और इनमें तीनों एंगल 90 के होते हैं। एग्जाम्पल किस में देखी गई है? वाइट टिन में, SnO2 में और TiO2 में। तीसरी आती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के क्या है कि तीनों ही जो एक्सियल लेंथ हैं वो तो तीनों ही बराबर नहीं हैं, यानी ना A बराबर B ना B बराबर C, और तीनों एंगल 90 के हैं। ये पाई जाती है रोम्बिक सल्फर में, या KNO3, K2SO4 या कैल्शियम कार्बोनेट में। ये इसके एग्जाम्पल हैं कि इनके अंदर यही टाइप पाई जाती है। हमने ये डिटेल में करनी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये है। लेकिन इनमें क्योंकि ये इनकी 7 टाइप्स के नेम दे रखे हैं, तो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अगर पूछा जाए दोनों में क्या अंतर है, तो आप लिख के आएंगे टेट्रागोनल में बॉन्ड लेंथ ये है, इसमें ये है। टेट्रागोनल में बॉन्ड एंगल ये है, इसमें ये है। अब इसको आप क्या है, दोनों का सेम है, इसको छोड़ के आप ये लिख देना, ये इनमें पाई जाती है, ये इनमें पाई जाती है। 1 नंबर के लिए तो एक ही डिफरेंस बहुत है। क्लियर बेटा? अगला चलिए, तो आप भी सिर्फ यही याद करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी हेक्सागोनल। इसमें भी यही चीज़ है, A बराबर B है लेकिन C बराबर नहीं है।
अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री है लेकिन गामा आपका 120 है। और एग्जांपल है इसका ग्रेफाइट, ZnO, कैडमियम सल्फाइड और सिनाबार बोलते हैं HGS को, मर्क्यूरिक सल्फाइड को। ठीक है, कोई भी जो आसान याद होते हैं। अगला है रोम्बोहिड्रल, इसमें तीनों लेंथ बराबर होती हैं लेकिन एंगल ध्यान से देखिए, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के तीनों 90 के बराबर नहीं होते, मतलब कुछ और वैल्यू होती है, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एग्जाम्पल इसमें बड़ा अच्छा है कैल्साइट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, आर्सेनिक AS या एंटीमनी, 3 दे रखे हैं, आप कोई भी 1-2 कर लो। 6th आती है मोनोक्लिनिक, इस बार बोर्ड में आया था मोनो और ट्राई में। मोनोक्लिनिक में तीनों ही लेंथ बराबर नहीं होती। फिर एंगल का क्या केस है, कहता है एंगल ध्यान से देखिए, किसके अंदर, मोनोक्लिनिक में देखें तो आपका जो मोनोक्लिनिक है इसके अंदर तीनों ही आपके क्या है, तीनों ही जो बॉन्ड लेंथ हैं वो बराबर नहीं है। और आपका ये जो एंगल है अल्फ़ा बराबर में गामा तो 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है। दिख रहा है आपको, अल्फ़ा बीटा क्या है 90 लेकिन गामा आपका 90 के बराबर, अल्फ़ा और गामा 90 के बराबर है लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। ये पाए जाते हैं मोनोक्लिनिक सल्फ़र में या सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड वाले में, यानी Na2SO4 × 10 वाटर में। ठीक है, ट्राई क्लिनिक क्या होती है, इसमें तीनों ही लेंथ बराबर नहीं है और कोई भी एंगल भी बराबर नहीं है, अल्फ़ा भी बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर नहीं है और गामा 90 के, यानी तीनों एंगल बराबर नहीं है। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, CuSO4 × 5 वाटर यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में या H3BO3 बोरिक एसिड में। तो आपको जो आसान से याद हो बेटा आप वो कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक कवर करता है 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आपने जो पढ़ना है डिटेल में हम इसको शुरू करेंगे, फर्स्ट वाले को हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें तो सब कुछ लेंथ बराबर, एंगल बराबर और ये इनमें पाई जाती है और ये टाइप हमने पढ़नी है। इनमें से बाकी में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो यहाँ से आंसर दे देना। गॉट इट। चले अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं व्हाट इज़ यूनिट सेल। अब हम सारी बात करेंगे यूनिट सेल पे। अब देखिए यूनिट सेल 2 तरीके की होती हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यूनिट सेल क्या है, 2 तरीके की, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल को कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब वो यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल, राइट, और या प्रिमिटिव सेल। और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होगी, जिसमें ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं नॉट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही नहीं हैं और कहाँ हैं, बट आल्सो एट सम अदर पोजीशन, और पोजीशन पे भी पड़े हैं। अब वो और पोजीशन कौन सी हैं, यानी कॉर्नर पे तो हैं ही हैं और पोजीशन पे हैं, और वो पोजीशन है 3। पहला फेस सेंटर्ड, इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ECC। तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको बोलते हैं BCC, राइट। ये तीनों हैं। अब मैं आपको पहले सारा समझाती हूँ प्लेन पेज पे बेटा, फिर मैं आपको लेके चलूँगी जो नोट्स हैं। देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया यूनिट सेल 2 तरीके की हैं। सबसे पहले है आपकी कौन सी, सिंपल यूनिट सेल। देखिए मैं यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल बना रही हूँ, थोड़ा सा आप इसको बड़ा बना सकते हैं। बड़ा बनाने से क्या है कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। देखो मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये हमने बनाया सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल की उसने क्या परिभाषा दी, ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहाँ पर पड़े हैं, कॉर्नर्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि इसमें 8, इसमें क्या है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, सिर्फ किस पर हैं, कॉर्नर्स पे हैं। क्लियर हो गया। कितने कॉर्नर होते हैं, 8। किसी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, एक यूनिट सेल में बेटा कितने कॉर्नर हैं, 8। कैसे, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर की छत और नीचे की छत। इस यूनिट सेल का नाम क्या होगा, जिसमें जो एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिनको हम इसमें पॉइंट में दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो ये होगी सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव।
अब आती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो सिंपल नहीं है वो 3 तरीके की हैं, FCC, BCC और एंड CC, एंड सेंटर्ड। उसको खाली एंड सेंटर्ड बोलते हैं, हम इसको पूरा नाम लिखते हैं, इनको हम ये लिख सकते हैं। अब मैं बनाती हूँ FCC। FCC कहती है कि मैं वो यूनिट सेल हूँ जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो है ही हैं, क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे भी रहेंगे। अब तुम कहोगे मैडम फेस क्या होता है, देखिए मैं बना रही हूँ। ये आपने क्यूब बना दी, क्यूब बनानी आ रही होगी, मैं बना रही हूँ। मैं पहले तो क्या करूँ, कॉर्नर्स तो बना ही दूँ, क्योंकि FCC कहता है कि मैं कॉर्नर पे तो हूँ ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं हर फेस के सेंटर पे हूँ। FCC मतलब फेस का सेंटर। अब फेस क्या है, कितने फेस हैं, एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। देखो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। पहला फेस ये वाला है जिसको मैंने डार्क किया, 4 दीवारों, ये होगी 4, एक फेस इसके सेंटर में यहाँ है। दूसरा फेस ये वाला, ये बन गया बेटा दूसरा फेस, हो गया ये इसके सेंटर में यहाँ। ये हो गया आपका कौन सा फेस, तीसरा फेस, ये हो गया इसका सेंटर। ये हो गया आपका चौथा फेस, ये पूरा फेस चौथा, ये वाला इसके सेंटर में। हो गए सबके सेंटर में, 4 हुए हैं अभी, 4 फेस लिखे हैं। मैंने आपको कहा टोटल 6 फेस होते हैं। कौन सा, अब आपको पहला फेस क्लियर हो गया, इसका सेंटर ढूंढ लिया, यहाँ एटम को बिठा दिया मैंने गोलदाना, इधर भी बिठा दिया, इधर भी। 4 फेस तो सबको क्लियर हो गए। 5वां फेस बेटा ये होता है, ये जो आपने पहले वाला बॉक्स बनाया है इसको पहला फेस कहते हैं। इसका सेंटर ढूंढ लो, इसका सेंटर ये है, राइट। पीछे वाला बॉक्स ये वाला है 4 दीवारों वाला, इसका सेंटर ढूंढ लो, मेरे को ये नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर बना दिया, हो गया ये सेंटर। तो ये हो गया आपके 6 फेसेस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कौन सा हुआ, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो है ही हैं, प्लस कहाँ पर हैं, हर फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर में। और कितने फेस हैं क्यूब में, 6। अगर आपको इमेजिन करवाऊँ तो आप अपने मैं जो आपको बोलती हूँ उसको सोच के देखिए। आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक क्यूब ही है, उसमें 6 फेस है। कैसे बताऊँ आपको, सुनो ध्यान से। आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने एक दीवार है, हो गए उसके 4, वो एक फेस हो गया। आपकी सिर के पीछे बैक में आपकी एक दीवार है, वो सेकंड फेस हो गया। आपके राइट हैंड पे एक दीवार है, एक आपके राइट हैंड पे है, थर्ड हो गया फेस। आपके लेफ्ट हैंड पे एक दीवार है, वो 4 हो गया। एक आपके सिर के ऊपर छत है, वो 5वां फेस हो गया। एक आपके पैरों के नीचे जो फर्श है जिस पे आपके पैर रखे हैं ज़मीन पे, वो 6ठा फेस हो गया। हर फेस के सेंटर में एक एटम लगा दो, वो बन गया फेस सेंटर। क्लियर बेटा। तो फेस सेंटर्ड क्या है, हर कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर में एक एटम का होना, उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब चलो थर्ड, जिसका नाम है BCC। BCC का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। सबसे पहले फटाफट क्या बनाना है हमारे को, क्यूब। हमने बना दिया क्यूब। ये कहता है बॉडी सेंटर, मैं भी क्या हूँ, एटम कॉर्नर पे तो हूँ ही हूँ, यानी मेरी क्यूब में 8 कॉर्नर पे एक एटम होगा ही होगा, और साथ ही साथ पूरी बॉडी के सेंटर में भी होगा। अब पूरी बॉडी का सेंटर मतलब बॉडी सेंटर, तो आपका पूरी बॉडी का सेंटर यहाँ है तो आप यहाँ बना दोगे। क्लियर हो गया। मैंने इस पूरी बॉडी का सेंटर छांट लिया, मुझे ये लगता है मैंने यहाँ बना दिया। दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी ऐसी क्यूब जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं ही हैं, साथ ही साथ पूरी बॉडी के सेंटर में भी हैं, और वो है एक। पूरी बॉडी का तो एक ही सेंटर होगा। क्लियर। अब आती है तीसरी टाइप नॉन प्रिमिटिव की, एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड का मतलब किसी क्यूब के एंड पे पड़ा हुआ ना, उसके एंड के सेंटर पे होना। फिर सारी बात वही, क्यूब तो बनाना ही पड़ेगा। फिर दोबारा मैं क्यूब बना रही हूँ। फिर क्या करूँ, इस क्यूब को बना के 8 कॉर्नर पे एक एटम दे दूँ। आपने बना दिया, 8 हो गए, गिन लो, 4 नीचे 4 ऊपर। अब वो कह रहा है कि मैं, एंड सेंटर्ड क्यूब कहता है कि मैं भी ऐसा क्यूब हूँ जिसमें 8 कॉर्नर पे तो मैं हूँ ही हूँ, बाकी उस क्यूब के जो 2 अपोजिट एंड हैं, 2 अपोजिट एंड के सेंटर में हूँ। अब आपकी मर्जी है इस क्यूब के 2 अपोजिट एंड कौन से लेते हो। देखो, एक फेस ये है, इसके अपोजिट ये है। आपकी मर्जी है, ये दोनों चुन लो। आपकी मर्जी है, आप
ये वाला चुन लो, आपको जो अच्छा लगे आप चुन सकते हो, राइट। मेरे को ये अच्छा लगता है, मैंने ये ले लिया, ये वाला एक एंड, और एक मैंने ले लिया ये वाला एंड, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। आपको कोई दो अपोजिट एंड उठाने हैं। आप अपोजिट एंड कैसे ढूंढोगे बेटा? ये देखो, मैं फिर आपको क्यूब बना के दिखाती हूँ। आपके कॉर्नर्स पे तो एटम है ही हैं, आपको दो अपोजिट एंड पे बनाना है। आप ये वाला उठा लो, ये लो, ये है आपका, इसका अपोजिट कौन सा होगा बेटा? ये वाला। एक इसके सेंटर में बना दो, एक इसके सेंटर में बना दो, मतलब दो अपोजिट एंड उठाने हैं। ऊपर छत और नीचे का फर्श अपोजिट हो गए, अपोजिट है ना एक दूसरे के, इनके सेंटर में बना दो। इनको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूब। और कॉर्नर पे तो हैं ही हैं, कॉर्नर नहीं भूलने, कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी क्यूबिक सेल जिसमें कॉर्नर्स के अलावा एटम्स कहाँ हो? कोई दो अपोजिट एंड पे। मैंने ये वाले उठाए हैं, इन दोनों अपोजिट हैं और इनके सेंटर में बना दिया। अगर आप चाहते हो कि मैडम ये नहीं बनाना तो आप ये वाले बना लो, लेकिन चुनने कोई दो ही हैं और वो भी एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम अपने नोट्स पे, जहाँ मैंने आपको ये समझा रखा है ड्रॉ करके। ये देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे हो सिर्फ। नॉन प्रिमिटिव वो होती है जो कॉर्नर्स के अलावा कहीं ना कहीं और हो। कौन सी? पहली FCC, जिसमें पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे, बट देखो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर्स बट आल्सो, मतलब कॉर्नर पे तो है ही है और आल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड क्या होगा? जिसमें पार्टिकल्स क्या हैं? इन एडिशन टू पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स दीज आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। BCC क्या होगा? when in addition to particles at corner there is one particle present at center within the body of unit cell। सेंटर में है जो, वो उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर। तो मैंने यहाँ आपके डायग्राम बना रखे हैं, ध्यान से देखिए। ये तो बेटा आपकी क्या हो गई? सिंपल यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर कॉर्नर है, होगी ये सारे कॉर्नर्स हैं और एज दिखा रखी है लेंथ। आप बॉन्ड एंगल मत दिखाओ, खाली क्यूब दिखाओ। अब आप पहचानो ये कौन सी है? फेस सेंटर। 6 फेसेस हैं, हर फेसेस के सेंटर पे मैंने आपको बना के दिखाया। बॉडी सेंटर क्या है? पूरी बॉडी के सेंटर में। एंड सेंटर का डायग्राम नहीं था, मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया। ये आपका क्या है? एंड सेंटर, जिसमें दो अपोजिट एंड हैं उनके सेंटर में। देख पा रहे हो? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। एक डेफिनेशन आती है कि स्पेस ब्रेविस क्या है? ब्रेविस ने कहा था कि देयर आर क्या है? 14 टाइप के स्पेस लैटिस पाए जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम। कहते हैं जो ये आपने 7 टाइप की यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल जो हैं डबल होते हैं। 14 जो हैं वो स्पेस लैटिसेस पाए जाते हैं जिनका नाम है ब्रेविस लैटिसेस। क्लियर हो गया? ब्रेविस लैटिसेस। तो पूछ लेते हैं क्या मतलब है ब्रेविस लैटिस का, कि 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस किसके कॉरस्पॉन्डिंग? 7 यूनिट सेल जो एग्जिस्ट करती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग 14 टाइप के देखे गए हैं। हमने नहीं कर रहे, उनका नाम ब्रेविस ने रखा अपने नाम पर, ब्रेविस लैटिसेस। ये 1 नंबर में कभी पूछ लेते हैं। अब चलते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन। ये एक आयन है, इसको कितने आयन टच कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वक्त इसको कितने आयन टच कर रहे हैं? ये देखो, ये सारे आयन बना दिए। तो लेकिन मैं देख रही हूँ इस बीच वाले को अगर मैं निकालूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है? इसको कितने टच कर रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। ये तो नहीं टच कर रहे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। मतलब पड़ोसी आयन कितने हैं जो साथ वाले आयन को घेरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट्स ऑल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ क्यूब। अब हमने करा यूनिट सेल कौन कौन सी टाइप की होती हैं? सिंपल, BCC, FCC एंड सेंटर। 4 ही पढ़नी है। इन चारों में हम देखेंगे एटम्स की संख्या कितनी है। क्या मतलब? देखो हमने क्या करना है कि आपको क्या लगता है एटम्स कितने हैं? इन ए क्रिस्टल लैटिस ईच यूनिट सेल इज टचिंग, क्या लिखा? ध्यान से पढ़ो, इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ, इसी में आपको चीज़ समझ आएगी। क्रिस्टल लैटिस में जो यानी पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक यूनिट सेल जो है इट इज़ टचिंग नंबर ऑफ अदर यूनिट सेल। सो पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स या लैटिस पॉइंट मे बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब एक पार्टिकल कई यूनिट से शेयर होता है। सो फर्स्ट फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ पार्टिकल विच बिलोंग्स टू पर्टिकुलर यूनिट सेल
and then we will find the number of atoms. For this we assume that particles are constituent particles क्या है एटम. ये तो हम पहली पॉइंट से ही मानते आ रहे हैं कि जो यूनिट सेल के कॉर्नर पे पड़े हैं पार्टिकल्स वो एटम्स हैं. अब उसने क्या कहा, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. उससे पहले आपको ये एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रीब्यूशन याद करना पड़ेगा कि जो एटम कॉर्नर पे पड़ा हुआ है वो कितने को अपने आप को शेयर करा रहा है. ध्यान से देखिए मेरी बात, मैं आपको क्या बता रही हूँ. पहला देखिए, आपकी ये क्यूबिक सेल है, समझना ध्यान से. इस क्यूबिक सेल में सिंपल लिया है मैंने, इसमें सारे पार्टिकल हमने क्या कहा था कॉर्नर पे हैं. ठीक है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके. ये आपने कहा सिंपल यूनिट सेल है, राइट. ये आपके सारे क्या हैं कॉर्नर्स पे पड़े हुए पार्टिकल. वो कह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल उठाओ, जैसे ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये इस यूनिट सेल पे जो पड़ा है बेटा वो आगे भी तो शेयर है, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल है. ऐसी सारी यूनिट सेल बनी हुई हैं, इसके ऊपर भी, इसके लेफ्ट भी, इसके साइड पे भी. तो यानी ये जो पार्टिकल एक यूनिट सेल का है वो अपने आसपास कितनों से घिरा होता है, 8 यूनिट सेल से. कितने से, 8 से. अब हम उसको बना के नहीं दिखा सकते. जैसे ये बना हुआ है, ये पार्टिकल आपका, ये दिखा रखा है कि हिस्सा है. मान लो ये पार्टिकल आपका कॉर्नर पे पड़ा है, ये वाला जो पार्टिकल है ये कितनों से घिरा हुआ है, एक यूनिट सेल है. अगर ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखा गया कि ये जो है ये 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है आगे. यानी एक यूनिट सेल ऊपर, साइड पे, इधर इधर ऐसे बनती जाएंगी तो ये 8 से शेयर होगा. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा है, किसके, एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो पड़ा है, ये आगे 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, राइट. चाहे ये हो चाहे ये कोई भी ले लो, ये कितने से शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल से. इसका मतलब इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा है उसका, 1/8. यही होंगे ना. आपका ये एटम कहाँ पर पड़ा है बेटा, कॉर्नर पे. अब कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, 8 यूनिट सेल को शेयर कर रहा है. तो इस यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8. आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया आपको, राइट. ये होगी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन एटम की कॉर्नर पे कितनी होती है, 1/8. ये हमने क्लियर कर दिया. अब कहता है मान लो फेस पे आ जाओ. फेस का कैसे क्लियर करें, कहता है लो फेस का और भी आसान है. एक एटम जो फेस पे है वो कितने से शेयर्ड हो रहा है, 2 यूनिट सेल से. इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जो फेस पे एटम पड़ा है, 1/2. कहता है कैसे, मान लो आपकी दीवार है, ये बना रखी है फिगर फेस की. ये देखो, ये आपका क्या है, क्यूबिक सेल. ये आपका एक क्या है, क्यूबिक सेल का फेस है कि नहीं. आप अपने कमरे की दीवार ले लो बेटा. आप जहाँ बैठे हैं आपके कमरे की 4 दीवारें हैं. आपके सामने बैक, लेफ्ट और राइट. अपनी राइट वाली वॉल को देखो, क्या इसके साथ एक कमरा और बना हुआ है, यस बना हुआ है ना. तो वो एक फेस है. टोटल 6 फेस समझाए थे मैंने आपको एक कमरे के. कितने फेस हैं, 6. आपके सामने, आपके पीछे, आपके राइट, आपके लेफ्ट, आपके ऊपर, आपके नीचे, टोटल 6 हो गए. 6 में से आप किसी एक को उठा लो. आप अपने राइट वालों को उठा लो. राइट वाला दीवार जो है उसके साथ एक कमरा और डला हुआ है, यानी ये फेस 2 कमरों को शेयर हो रहा है. यानी ये दीवार 2 कमरों की कॉमन है. तो एक फेस कितने को शेयर हो रहा है, 2 यूनिट सेल को. आप अपने पीछे वाली दीवार ले लो, उसके साथ भी एक कमरा बना हुआ है कि नहीं. आप इमेजिन करो आप जहाँ बैठे हो. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक फेस जो है, एक एटम जो फेस पे पड़ा है वो 2 यूनिट सेल, 2 दीवारों को शेयर हो रहा है. तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा, उसका कितना योगदान है उस एक एटम का फेस पे, वो होगा आपका 1/2. क्लियर बेटा. फेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2. अभी हम कंट्रीब्यूशन सीखेंगे, फिर हमें एटम्स निकालने आ जाएंगे. हमें यही याद रखना है कि एक फेस पे जो एटम है उसका योगदान कितना है, 1/2. और एक बॉडी सेंटर या सिंपल यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम है, उसका कॉर्नर पे जो एटम है उसका योगदान कितना है, 1/8, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है. तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा होगा, सिर्फ 1/8 हिस्सा होगा. क्लियर. तीसरी बात, अब कौन रह गया, बॉडी सेंटर्ड रह गया. अब कहता है बॉडी सेंटर्ड का तो बड़े आराम से देख सकते हो. कोई एटम जो बॉडी के अंदर पड़ा है, ये रहा आपका बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर क्या था, जिसमें एटम कॉर्नर्स पे भी हो और बॉडी के सेंटर में हो. तो जो बॉडी के सेंटर में एटम पड़ा है बेटा, ये तो किसी से शेयर नहीं हो रहा.
ये तो सिंगल है तो हम लिखेंगे येस, एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला ये पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर में एक ही माना जाएगा। लास्ट एंड सेंटर, एंड सेंटर की बजाय अब हमें यहाँ क्या करना है, एज सेंटर। हमारा एक एटम जो एज पे पड़ा है, एज पे जो पड़ा होता है वो शेयर्ड होता है 4 यूनिट सेल से, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन एक एटम का एज पे कितना माना जाएगा, 1/4। कैसे, ये डायग्राम देखो, ये आपका है एज पे डायग्राम बना रखा है, ध्यान से देखिए। दिस इज योर एज, ये आपका फेस है। एज किसे कहते हैं, ये वाला उसका एज किनारा, हर फेस का उसका एज है। ये वाला जो है कितने से घिरा हुआ है, देखो एक यूनिट सेल यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, एक इसके ऊपर बनी हुई है, एक इसके यहाँ बनी है। तो आपने देखा बीच वाली डॉट कितने से, ये जो एटम है 4, 1 2 3 4, 4 से घिरा हुआ है। ये आपको समझना है, सिर्फ पेपर में फिगर नहीं बनानी है। तो आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन याद रखना है, क्या कि जो एटम एज पे प्रेजेंट है, तो एक एटम जो एज पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। अब आई थिंक आपको कंट्रीब्यूशन सबका आ गया है समझ में, तो आप एटम्स बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जो एटम कॉर्नर पे पड़ा है, ये कॉर्नर वाला, इसका शेयर है एक, इसका कंट्रीब्यूशन योगदान कितना है, 1/8। जो फेस सेंटर पे है एटम, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2। बॉडी सेंटर वाले का कोई अदर से शेयर नहीं हो रहा, तो कंट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी पूरा का पूरा 1। और जो एज पे पड़ा है वो 4 से शेयर हो रहा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एक एटम जो एज पे है उसका कितना है, 1/4। अब हमें कंट्रीब्यूशन आ गया, अब हम एटम्स निकाल लेंगे। बहुत आसान है, क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहला कहता है आप सिंपल यूनिट सेल के निकालिए। ये रही आपकी सिंपल यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, हमने करा कि एक सिंपल क्यूबिक में 8 एटम है कॉर्नर पे, और कंट्रीब्यूशन जो एक की है वो 1/8 है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, फार्मूला होता है जो कंट्रीब्यूशन है वो, और उसको नंबर ऑफ एटम से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आ जाएगा वही नंबर ऑफ एटम होगा। क्या मतलब, आपका क्या मैंने बताया कि आपके सिंपल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं, 8, ठीक है। अब आप देखिए आपके सिंपल में कितने कॉर्नर्स है, 8 एटम थे कॉर्नर्स पे, और जो एक एटम की कंट्रीब्यूशन है वो है 1/8। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, कंट्रीब्यूशन को विद नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ कॉर्नर्स को। 8 कॉर्नर्स हैं और एक एटम, कॉर्नर्स पे एटम ही पड़े हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 1/8 इंटू 8 कितना आ गया, 1। हमारा आंसर आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे क्या आएंगे, सिर्फ 1। क्या आएगा, 1। क्लियर, आंसर निकल गया नंबर ऑफ एटम्स। हम नंबर ऑफ एटम्स तभी निकाल पाएंगे बेटा जब हमें कंट्रीब्यूशन पता होगा कि सिंपल में कंट्रीब्यूशन कितना है। हमने अभी सीखा सिंपल यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन एक एटम का 1/8 है, उसके कंट्रीब्यूशन को उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे एक यूनिट सेल में, और वो है 1। अब चलते हैं अगला, बीसीसी पे, यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। बीसीसी में क्या आपने पढ़ा था कि 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं और एक सेंटर ऑफ बॉडी पे है, राइट। कंट्रीब्यूशन 8 एटम्स का कितना है, कॉर्नर्स पे कितना अभी पढ़ा, 1/8 गुना 8 बराबर में 1, और कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट विद इन द बॉडी उसका क्या था, 1। तो टोटल एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 + 1 2। तो आप कहेंगे बीसीसी में एटम कितने हैं, 2। आ गया समझ में, क्योंकि बीसीसी में कॉर्नर तो है ही, सिंपल में क्या थे, सिर्फ कॉर्नर थे। कॉर्नर की आपने सीख ली, 1/8 गुना 8, तो ये हो गया आपका 1। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 है। बीसीसी में कितने होंगे, बीसीसी में कोने तो है ही है, यानी कोने भी अपना योगदान करेंगे, और साथ ही साथ बॉडी सेंटर में सेंटर ऑफ बॉडी भी करेगी। सेंटर ऑफ बॉडी में हमने पढ़ा था कि ये किसी से शेयर नहीं होता, तो एक एटम इसका, और कॉर्नर पे कितना शेयर किया अभी आपने, 1/8 गुना 8, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हो गए बीसीसी में, 2। क्लियर। तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। एफसीसी में भी बेटा क्या है, 8 कॉर्नर तो हैं ही और बाकी 6 फेसेस हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे जो है उनकी शेयरिंग क्या होगी, कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन कॉर्नर कितनी होगी, 1/8 गुना 8, 1 या 1 आ गया। अब और कहाँ है डेफिनेशन में, कॉर्नर पे थे, कॉर्नर का निकाल लिए, और साथ में साथ हर फेस के सेंटर पे थे। तो फेस के सेंटर पे कितने थे, 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। अभी पढ़ा है एक दीवार से 2 कमरे जुड़े हुए हैं, तो एक फेस पे क्या करा हमने,
एक फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल फेसेस हैं 6, तो मल्टीप्लाई किया 1/2 को 6 से, कितना आ गया 3। 3 एटम निकले हमारे फेस पे और एक एटम कॉर्नर पे, 3 और 1 4, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने पाए जाएंगे FCC में, दैट इज़ 4। ख़त्म बात। बस यही आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में सारा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा आपका। क्या देखा, पहले कंट्रीब्यूशन सीखी, फिर कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करके हर क्यूबिक सेल के एटम से जहाँ जहाँ वो पड़े हैं आंसर निकालते जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स आए आपके पहले सिंपल क्यूबिक में 1 आया, राइट। अगला BCC में आपका बेटा क्या आया 2, FCC में क्या आया 4। बस ये याद रखने हैं, सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में कितने आए 2 और FCC में कितने आए 4। निकालने मैंने आपको सिखा दिए कि आपको कैसे निकालने हैं। कंट्रीब्यूशन को संख्या से मल्टीप्लाई कर दो और पहले कंट्रीब्यूशन सीखो कि एक फेस का कंट्रीब्यूशन जो एटम है एक फेस पे वो 1/2 है, और जो एजिस पे है वो 1/4 है, और जो कॉर्नर्स पे है वो 1/8 है, और बॉडी सेंटर्ड में अकेला सेंटर ऑफ बॉडी का है वो अकेला ही कंट्रीब्यूट 1 पूरा कर रहा है। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ ही मैं आपका ये टॉपिक फिनिश करती हूँ, और इसमें मैंने यहाँ पर ये आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, फार्मूला यूज्ड है जो अभी समझाया है। कंट्रीब्यूशन ऑन कॉर्नर्स 1/8, बाय ऑन द फेस पे 1/2, बॉडी पे विद द सेंटर 1 और एजेस में 4। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं देखिए। पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान है। पहला क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन सिंपल FCC एंड BCC यूनिट सेल। कहता है तीनों में नंबर ऑफ एटम्स निकालने बताइए। ये अभी मैंने आपको ऊपर नोट्स में सिखा रखे हैं। कैसे आप लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑन 1 एटम इज़ 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम इज़ 1/8 इंटू 8 बराबर में कट के आ गया 1। हो गया सिंपल का। ऐसे FCC का, ऐसे BCC का जो नोट्स में लिखा है एज इट इज़ कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक कंपाउंड है जो बना है एलिमेंट A और B से और क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया, यानी क्यूब तो बना ही लो, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। वो क्या कहता है, इसके अंदर A एटम्स कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पे। A एटम्स की संख्या, A एटम्स कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पे। मैंने बना दिया ये A हो गया। और B कहाँ पर है, एट द फेस सेंटर। B कहाँ पर है बेटा, फेस पे। ये हो गए B, 1 2 3 4 5 और 6। याद हो गए। फेस सेंटर्ड का मतलब आपको पता चल गया ना, FCC टाइप है। FCC टाइप क्या होती है, जिसमें कॉर्नर्स भी हैं और फेस भी हैं। उसने बता दिया कि उसके अंदर A कहाँ है, कॉर्नर्स पे, B कहाँ है, फेस पे। तो डिराइव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कितना इजी है, पोजीशन दे दी। A एटम कॉर्नर्स में है, पहले कॉर्नर्स के निकाल लो एटम। B एटम फेस पे है, फेस के निकाल दो और फार्मूला बता दो। कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है देखिए। आप कहेंगे एज A एटम आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब, सो नंबर ऑफ एटम ऑफ A इन यूनिट सेल इज 1/8 गुना 8। कॉन्ट्रीब्यूशन को संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर वाला फार्मूला लगाया तो आपका आ गया 1। तो A आपका क्या आ गया 1। अब B कहाँ पर है, फेस सेंटर पे। कितने फेसेस होते हैं, 6, और एक फेस की कंट्रीब्यूशन क्या है, एक एटम की फेस पे 1/2। तो आप लिखेंगे B एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ 6 फेस, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इन द यूनिट सेल इज 1/2 गुना में 6, कितना आ गया 3। B कितना आ गया 3। तो अब आपके कंपाउंड का फार्मूला क्या हुआ, रेशो आई आपकी एटम की A की 1 B की 3, तो कंपाउंड क्या हो गया AB3। क्या हो गया AB3। आपका जो आंसर आया था, A की संख्या 1 आई थी, B की संख्या 3 आई थी, तो आपके कंपाउंड का फार्मूला हो गया A1B3। और आपको बता चुकी हूँ मैं, हम 1 को नहीं लिखते, तो 1 को हम निगलेक्ट कर देते हैं। A की 1 रेशो 1 पाँव में नहीं लिखा जाता, और 3 को B के पाँव में लगा दो। ये आपका बन गया कंपाउंड का नाम AB3। इसको साथ साथ लिख दो, स्पेस नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया कि कैसे न्यूमेरिकल करना है। क्लियर? ठीक है बच्चे, ये अब आपका हो गया इस टाइप का। ये 2 न्यूमेरिकल मैं और भेज रही हूँ, इसको आप कर सकते हैं, आप अपने आप कीजिएगा। मैं फटाफट एक बार हिंट दे देती हूँ, इन दोनों को करना है। एक क्यूबिक सॉलिड बना है 2 एलिमेंट X और Y से। Y कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, और X एटम कहाँ है, बॉडी सेंटर्ड पे। कितना इजी है, फार्मूला बताइए और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। Y कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने, 8 गुना 1/8, 1 आ गया।
y की वैल्यू 1 आ गई, और x कहाँ है, बॉडी सेंटर पे, तो एक ही होता है, तो क्या रेशो आ गई, x की भी 1 y की भी 1, कंपाउंड क्या हो गया, x और y, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि वो कितनों को टच करता है, वो होगा 8, क्योंकि हमें पता है एक एटम 8 से शेयर है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच x एंड y इज इक्वल टू 8, राइट। तीसरा, एक आयनिक कंपाउंड एटम ए और बी का बना है फेस सेंटर्ड में, यानी 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस के सेंटर में। कहता है ए कॉर्नर्स पे हैं और बी फेस सेंटर पे, कॉर्नर्स पे ए हैं और फेस सेंटर पे बी हैं। इफ़ वन ऑफ द एटम इज़ मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर, यानी कॉर्नर 8 हैं, उसमें से एक एटम मिस हो गया, तो कॉर्नर 8 की बजाय कितने बच गए बेटा, 7। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? कितना सिंपल है, कैसे करेंगे ये देखो। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, आपने क्या किया, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन मैंने बताई है 8 कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन 1/8। अब वो कह रहा है कॉर्नर से एक मिसिंग है, तो कॉर्नर से मिसिंग है एक, तो 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 7। कंट्रीब्यूशन तो उतनी की उतनी ही रहेगी बेटा, राइट। तो आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन आप यहाँ लिख देंगे एटम 7 और कंट्रीब्यूशन सेम रहेगी 1/8, तो आपका आ गया 7/8। एक एटम की कंट्रीब्यूशन आ गई, 8 की वैल्यू आ गई 7/8, क्योंकि एक एटम कॉर्नर से मिसिंग था, तो कॉर्नर 8 की बजाय 7 बच गए, कंट्रीब्यूशन सेम रहेगी। अब ये तो हो गया ए का। बी कहाँ पर है, फेस पे। फेस पे आपको क्या सिखाया, 6 × 1/2 3 आ गया, बी की वैल्यू आ गई 3। अब रेशो निकाल लो ए और बी में, ए है 7/8 और बी है 3, रेशो क्या आ जाएगी, ये निकाल रखिए रेशो, ए बी की 7/8 बराबर में 3, 3/1 कर लो, तो 7 का 7 रह गया और वो 24 हो गया। आपके कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से देखिए क्या हो गया, A7 B24। ठीक है बेटा, आज के लिए आपका बहुत है, ये एक टॉपिक हमने पूरा कवर किया है जिसका नाम है यूनिट सेल, राइट। इसमें क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा ये लिखना है यूनिट सेल क्या है, देख लो ध्यान से। आज हमने ये टॉपिक कवर किया है, अब आपकी अच्छे से इसको लर्न कर लेना। सेकंड टॉपिक क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की डेफिनेशन और इसकी करैक्टरिस्टिक्स में व्हाट इज़ लैटिस पॉइंट पूछ लेते हैं, इसलिए आपको करनी है ये। पैरामीटर में लास्ट पॉइंट कर लो कि 6 पैरामीटर है, 3 लेंथ 3 एंगल। उसके बाद मैं आपको समझा चुकी हूँ इस टेबल में क्या करना है, ये हमारे सिलेबस में है, बाकी नहीं है नीचे वाली 2 से लेकर आगे। और उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल कहते हैं, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे हो, और अगर नॉन प्रिमिटिव जिसमें कॉर्नर पे ना हो बल्कि 3 जगह पे हो, फेस के सेंटर में, एंड के 2 अपोजिट एंड पे और बॉडी सेंटर पे। क्लियर, ये बना के दिखाया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, जब एक एटम कितनों को टच कर रहा है, नियरेस्ट नेबर कितने से वो टच हो पा रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर मैंने आपको कंट्रीब्यूशन सिखाया, आपने यहाँ पर इमेजिन किया था सारा, मैंने आपको बताया था कि आपको सोच के चलना है कि जो एटम कॉर्नर पे है वो कैसे 8 से शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल से, तो एक एटम की कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस वाला जैसे आपके कमरे की एक दीवार है, उससे 2 कमरे जुड़े हुए हैं, आप जिसमें बैठे हैं वो, और एक साथ और कमरा बना हुआ है, तो फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गई। बॉडी के सेंटर में, अब जैसे मैं एक रूम के सेंटर में बैठी हूँ तो मैं किसी से शेयर नहीं हो रही हूँ क्योंकि मैं सेंटर में बैठी हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 1 का 1 है, इस कमरे में अकेली मैं ही हूँ। ऐसे ही एटम जो एज पे है वो मैंने आपको फिगर से समझाया, वो 4 से शेयर है, तो 1/4। जब आपको कंट्रीब्यूशन आ गई तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला है कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ कॉर्नर से या एटम से मल्टीप्लाई करते जाओ, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। एक एटम की कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8, तो 8 की 1/8 × 8 1। ऐसे ही आपने BCC में निकाली 2, FCC में निकाली 4, और ये हैं इसके न्यूमेरिकल। इसी के साथ ही बेटा आपका टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं।